हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू यूनिक क्लासेस ऑफ राइट वे। आज बच्चे अपने इस क्लास में हम लोग मैथ्स ऑनर्स सेम वन में प्रोबेबिलिटी एंड स्टैट्स का 2023 के मार्च में जो पेपर हुआ था उसको करने जा रहे हैं। 2023 के मार्च में जो पेपर हुआ था ये कोरोना की वजह से थोड़ा सा लेट हो गया था। ये होना था आपका 2022 दिसंबर में, लेकिन लेट होने की वजह से 2023 मार्च तक चला गया था। तो उसी सेशन के बच्चों का ये पेपर है, तो करते हैं हम लोग। इसमें ऑल क्वेश्चंस आर कंपलसरी, अटेम्प्ट एनी 2 पार्ट्स फ्रॉम ईच क्वेश्चन। हर क्वेश्चन में टोटल 6 नंबर ऑफ क्वेश्चंस होते हैं और सब में 3-3 पार्ट होते हैं, उसमें से आपको कोई 2-2 पार्ट करना होता है। तो स्टार्ट करते हैं बच्चे हम लोग अपना इस पेपर से। और कैलकुलेटर अलाउड होता है पेपर में। वैसे तो मैथ्स ऑनर्स वाले बच्चों को साइंटिफिक कैलकुलेटर अलाउड है, लेकिन आप प्रोबेबिलिटी एंड स्टैट्स में एक बार पता लगा लेना कि क्या है अलाउड। इंस्ट्रक्शन में लिखा होगा किसी पेपर पे, या टीचर से आप अपने कंसल्ट कर लेना। 1A. 1A में sample of 26 offshore oil workers took part in a stimulated escape exercise resulting in the following। क्वेश्चन पेपर आपको मिलेगा हमारे वेबसाइट से, आप वहां से डाउनलोड करके देख सकते हो। Resulting in the following data on time sec to complete the escape. Construct a stem and leaf display and comment on any interesting feature of the display। ठीक है, 26 डेटा है हमारे पास। 389, 356, 359, 363, 375, 424, 325, 394, 394, then is 402, 373। नेक्स्ट है 373, 370, 364, 366, 364, 325, 339, 393, 392, 369, 374, 359, 356, 403, 334, 397। अब देखो, इसका स्टेम एंड लीफ डिस्प्ले करना है, तो यहाँ पे 3 डिजिट का नंबर है। इससे पहले जितने भी पेपर हमने किए हैं उनमें सिंगल या 2 डिजिट होता था। तो 3 डिजिट के नंबर में आप इसको मान लो क्या, स्टेम। तो स्टेम में आप डिक्लेयर कर दो कि 100 डिजिट, 100, या ऐसे लिख दो स्टेम में 100 डिजिट। और लीफ में क्या हो गया, 110 डिजिट आप रख सकते हो, ये आपकी मर्जी है। और लीफ में हो गया 1 डिजिट। आपने HTO पढ़ा होगा ना जूनियर बचपन में, 1, 10, 100। वही 100 और 10 को हमने किस में डाला है, स्टेम पे, और 1 डिजिट को उस पे। तो 38 बन गया हमारा स्टेम। आप स्टेम में मतलब लोअर और अपर भी कर सकते हो। 38 लोअर, 38 अपर, 38 के बाद, अच्छा 38 से ही क्यों, 32 भी होगा ना इसमें, देखो तो सबसे छोटा नंबर कौन सा है, ये रहा 325 है। तो इसको ना पहले असेंडिंग ऑर्डर में ही देख लेते। चलो, सबसे छोटी वैल्यू है 32, फिर उसके ऐसे सबसे बड़ी वैल्यू क्या है, 4042, 42 है सबसे बड़ी वैल्यू, 424 है सबसे बड़ी वैल्यू। तो देखना जरा, 32 के रेंज में 325 और कहीं मिला, 325, 325, ये एक और मिल गया 325, और कोई नहीं है। तो स्टेम अगर 32 लेते हैं तो 55। अब लोअर और अपर इसमें आप करना चाहो तो कर सकते हो, नहीं भी कर सकते हो, क्योंकि बहुत कम है। जैसे 32 है तो उसमें एक ही 2 है, तो लोअर अपर करने का ज़्यादा फायदा है नहीं। 32 का हो गया तो 32 को काट दो। 32 के बाद देखो तो 33 का है कोई, हाँ जी है, 339, और 3233 से लेकर के 42 तक सब है, तो सब कर दो ना। 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39,
40, 41, 42। अब हमें स्टेम के बाद लीफ लिखना है। 5 हो गया। अब सीधे डेटा को देखो, 389 कट करो, 356। 389 यानी 38 का 9 और 356 यानी इसमें 6। दो डेटा हैंडल कर सकते हैं। 359, 363, तो 35 का 9, 36 का 3। इस तरीके से करोगे तो 375, 394, क्योंकि बाकी दोनों का लिख चुके थे। 375 और फिर क्या था 394, तो 39 का 4। इस तरीके से जब आप डालोगे डेटा तो आपका आ जाएगा 94, फिर 6996, 34649, फिर इधर आ जाएगा 53304, इसमें आ जाएगा 327, इधर आ जाएगा 234। अब इसके बारे में आपको लिखना है स्टेम एंड लीफ डिस्प्ले में आप क्या क्या ऑब्जर्व कर रहे हो, क्या क्या ऑब्जर्व कर रहे हो। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले ये ऑब्जर्व कर रहे हैं कि 41 वाले में कुछ नहीं है और 34 वाले में कुछ नहीं है। तो सबसे पहले ये लिखेंगे कि स्टेम 34 एंड 41 हैव नो लीफ। और सबसे ज़्यादा डेटा किस में आ रहा है, 36 और 37 में आ रहा है। दोनों में ही आ रहा है, तो दोनों बाई मॉडल हो सकते हैं। तो मैक्सिमम डेटा कॉन्सेंट्रेटेड एट द सेंटर, कॉन्सेंट्रेटेड एट द सेंटर, और ये बाई मॉडल है, बाई मॉडल फ्रीक्वेंसी, क्योंकि दोनों मोड हो सकते हैं, 36 भी और 37 भी। ठीक है, यही हो गया। अब नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 1B। The following data gives the sample of total nitrogen loads from a particular Chesapeake Bay location. Calculate the median upper fourth and lower fourth. तो मीडियन अपर फोर्थ लोअर फोर्थ निकालना है। डेटा ये रहा 9.69, 13.16, 17.09, 18.12, 23.70, 24.07, 24.29, 26.43, 30.75, 31.54। कितने ऑब्जर्वेशन है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। सो n इज इक्वल टू 10 है। तो मीडियन क्या हो जाएगा, 10/2th प्लस 10/2 प्लस 1/2। 10/2th मतलब 5th प्लस 6th/2, 3 4 5, तो 5th प्लस 6th, तो 23.7 प्लस 24.07/2 कितना आ जाएगा ये, 23.885। लोअर फोर्थ के लिए ये पहला हाफ, ये दूसरा हाफ, तो इसमें ढूंढेंगे। 5 है ना, तो 5 का मिडिल हो जाएगा। तो लोअर फोर्थ इज इक्वल टू 17.09, अपर फोर्थ इज इक्वल टू, थर्ड डेटा हो जाएगा इसका 26.43। कोई आउटलायर वगैरह नहीं पूछा है, लेकिन 2025 में आउटलायर पूछा हुआ है। एक बार 2025 बोला ना मैंने, 2025 का पेपर जरूर देख लेना। इसमें फोर्थ स्प्रेड निकाल करके आउटलायर हम लोग डिसाइड करते हैं कि कौन सा आउटलायर है, और कौन सा एक्सट्रीम और माइल्ड आउटलायर्स का भी कंडीशन है, वो भी देख लेना। क्वेश्चन नंबर 1 का C। Data was collected for the sale of homes for homes in a particular city. The following data gives the sale amount of homes in thousands of dollar that were sold in the previous month. Thousands of dollar, तो 590 है, 815 है, 575 है, 608 है, 350 है, 1285 है, 408 है, 540 है, 555 है, 679 है। तो देखो इसमें करना क्या है, ये सभी x की वैल्यूज हैं। हमें मीन चाहिए और कैलकुलेट द सैंपल वेरिएंस एंड स्टैंडर्ड डेविएशन। वेरिएंस से सीधा चाहिए, तो मीन तो चाहिए भाई। मीन क्या हो जाएगा, मीन हो जाएगा समेशन x बाई 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 बाई 10।
तो समेशन x बाई 10 करेंगे तो 6405 बाई 10 ये आ जाएगा 640.5। इसका सम करोगे तो 6405 आएगा, ठीक है। तो ये आ गया 640.5। अब करना क्या है आपको कि x माइनस एक्स मीन करना है और फिर उनका स्क्वायर करना है। जब भी वेरिएंस निकालने की बारी आती है तो हम ऐसे ही करते हैं। अब x माइनस एक्स मीन 590 माइनस इसका करोगे, पहला आ जाएगा -50.5, दूसरा आ जाएगा 174.5, ठीक है। इस तरीके से सारी वैल्यू को लिख लेनी है। -65.5, -32.5, -290.5, फिर 644.5, फिर -232.5, -100.5, -85.5, 38.5। फिर सबका स्क्वायर करेंगे और सम करेंगे, ठीक है। सबका स्क्वायर करेंगे और सम करेंगे और सैम्पल वेरिएंस का फॉर्मूला हो जाता है समेशन ऑफ x माइनस एक्स मीन होल स्क्वायर अपॉन n माइनस 1। तो यहाँ पर जो है ना n वो 10 है, तो सैम्पल वेरिएंस हो जाएगा सब का सम x माइनस एक्स मीन का होल स्क्वायर अपॉन n माइनस 1 यानी कि 9। पूरा सॉल्व करके ये आ रहा है आपका 67896.3। स्टैंडर्ड डेविएशन इसी का अंडर रूट हो जाएगा। स्टैंडर्ड डेविएशन सैंपल वाले को s से रिप्रेजेंट करते हैं, तो रूट अंडर s स्क्वायर, जो कि पूरा सॉल्व करके आ जाएगा 260.57। नेक्स्ट है इसका सेकंड पार्ट। द इवेल्युएटर realized that he had by mistake forgotten to multiply each observation by 5, यानी उनको करना था 5 into x. What would be resulting values of the sample variance and standard deviation after the correction? So we don't have to calculate the variance and this one. So variance of y will be equal to 5 square into variance of x. So variance of y will be equal to 25 into variance of x. Variance of x कितना है? 67896.3। इसको आप अपना कैलकुलेट कर लोगे, या जगह 1697407.5। स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ y सेम स्केल फैक्टर फॉलो करता है, यानी कि 5 इंटू स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ sy इज इक्वल टू 5 इंटू sx। तो 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे 260.57 को, ये आ जाएगा 1302.85। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 1। अब हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 से। तो क्वेश्चन नंबर 1 पूरा जो है वो चैप्टर 1 से ही आ रहा है। एक तो स्टेम एंड लिफ्ट डिस्प्ले का आ ही रहा है और एक फोर्थ स्प्रेड का आ रहा है क्वेश्चन, मतलब मीडियन, लोअर फोर्थ, अपर फोर्थ, फोर्थ स्प्रेड, आउटलायर्स, इन सब से भी आ रहा है। हिस्टोग्राम से भी आ रहा है। मतलब 2024 में देखोगे तो हिस्टोग्राम से भी क्वेश्चन आता है। आप इन सब टॉपिक को अच्छे से देख लेना। क्वेश्चन नंबर 2A। A computer consulting firm presently has bids out on 3 projects. Let AK awarded project for K is equal to 1 to 3. Suppose PA1 is equal to 0.22, PA2 is equal to 0.25. इसमें वेन डायग्राम बना लेंगे तो ज़्यादा अच्छा नहीं रहेगा। 0.28 PA1 intersection A2 is equal to 0.11. PA1 intersection A3 is equal to 0.05. PA2 intersection A3 is equal to 0.07. PA1 intersection A3 is equal to 0.07. PA1 intersection A2 intersection A3 is equal to 0.01. अब हमें निकालना है PA1 कॉम्प्लीमेंट A2 कॉम्प्लीमेंट, और दूसरा निकालना है PA1 यूनियन A2 यूनियन A3। तो बच्चे इसके लिए वेन डायग्राम ही बेस्ट है, हमारा टाइम भी बचेगा और काफ़ी क्लियर भी होगा। सब कुछ दे रखा है तो बस फिलअप करने की बात है। 0.07 था ये, हाँ जी। तो चलो वेन डायग्राम बनाते हैं। 3 है ना, तो 3 का बनाएंगे। 1 2 3। जो सबसे कॉमन पार्ट है उसको पहले फिलअप करेंगे। 0.01 डाल दिया, 0.01। अब दो का लेंगे। A1 इंटरसेक्शन A2 इज 0.11। ये A1 है, ये A2 है, ये A3 है।
A1 इंटरसेक्शन A2 इज 0.11, उसमें से अगर 0.01 चला गया तो 0.10 आ गया। A1 इंटरसेक्शन A3 में है 0.05, तो 0.04। नेक्स्ट इज A2 इंटरसेक्शन A3 है 0.07, उसमें से पॉइंट ये जा चुका है तो 0.06। अब A1 का टोटल है 0.22, तो इन तीनों को ऐड करो ना, 0.22 माइनस 0.10 प्लस 0.01 प्लस 0.04, 4, 1, 5, 10, 15, 15 जाएगा तो 0.07 बचेगा। A2 में देखो, A2 का है 0.25, तो 0.25 माइनस 0.10, 0.01 प्लस 0.06, 617, 17 चला जाएगा तो 0.08 बचेगा। नेक्स्ट है A3 इज 0.28, 0.28 में से चला जाएगा 617, 11, तो ये हो जाएगा, सॉरी 0.11 ना, 8 में से 1 गया 7, 2 में से 1 गया 1, 0.17। तो अब इन्होंने जो PA1 ये वाला जो पूछा है, ये तो निकाल सकते हम लोग, PA1 यूनियन A2 यूनियन A3 के लिए सबको ऐड कर देना है, सबको। 0.07 प्लस 0.08 प्लस 0.17, पहले मैंने इन तीनों को कर दिया, अब बाहर वाले तीनों को करते हैं दिस प्लस 0.04 प्लस 0.10 प्लस 0.06 प्लस 0.01, ये पूरा आ जाएगा A1 यूनियन A2 यूनियन A3 0.53। ठीक है, दूसरा क्या पूछा है, A1 कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन A2 कॉम्प्लीमेंट। A1 का कॉम्प्लीमेंट हो गया A1 को छोड़ करके, देखो येलो से जो शेड कर रहे हैं वो हो गया A1 के बाहर का एरिया, ये हो गया A1 कॉम्प्लीमेंट। अब ब्लू कलर लेंगे, ब्लू कलर इसलिए लेते हैं कि अब ब्लू जो है वो होगा A2 के बाहर का, और जहाँ कॉमन होगा ना वहाँ ग्रीन अपने आप हो जाएगा। A2 के बाहर का, A2 को छोड़ करके, देखो A2 को छोड़ करके जहाँ ग्रीन है, इसका मतलब वहाँ ब्लू और येलो दोनों हुआ होगा। तो आप समझ गए होंगे कि ये बाहर का एरिया है जहाँ ग्रीन हो रहा है। तो A1 नॉट A1 नॉट A1 नॉट A2, इसका मतलब है PA1 कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन A2 कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू 1 माइनस P ऑफ A1 यूनियन A2। A1 यूनियन A2 तो दिया हुआ है मेरे ख्याल से, नहीं दिया हुआ है ना, A1 यूनियन A2, खैर यहाँ पे है हमारे पास सारी वैल्यूज, तो 1 माइनस 0.07, ये रेड से मार्क करना है, ये टोटल 6 वैल्यूज को माइनस करना है, 0.07, 0.10, 0.08 प्लस 0.04 प्लस 0.01 प्लस 0.06। ठीक है, इन सबको माइनस कर दोगे तो ये आ जाएगा आपका PA1 कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन A2 कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, तो वेन डायग्राम पे अच्छी पकड़ होनी चाहिए। नेक्स्ट है क्वेश्चन 2B, स्टेट बेस थ्योरम। बेस थ्योरम का तो स्टेटमेंट आप याद कर ही लो अच्छे से, बेस थ्योरम का स्टेटमेंट आप अच्छे से याद कर लो। एन इंडिविजुअल हैज 3 डिफरेंट ईमेल अकाउंट्स, अकाउंट A1, बुक से याद कर लेना, खुद से बनाने की कोशिश मत करना, आप इतने क्रिएटिव हो कि कुछ नया ही बना दोगे, कुछ से कुछ हो जाएगा, इसलिए बुक का ही याद करना। 70% ऑफ हर मैसेजेस कम इनटू अकाउंट A1, 0.7, 20% कम इनटू अकाउंट A2, मतलब बेस थ्योरम तो याद कर ही लो, 2 साल रिपीट कर दिया अभी तक के पेपर में, तो रिपीट करने में उन्हें कोई शर्म नहीं आती, वो आराम से रिपीट कर देते हैं। एंड रिमेनिंग 10% इन अकाउंट A3, of the messages into account A1 only 1% are spam, only 1% are spam, whereas the corresponding percentage for account A2 and A3 are 2% and 5%. Spam 0.02, here is spam 0.05. A randomly selected mail is found to be a spam. What is the probability that it came in account A2?
तो प्रोबेबिलिटी फॉर स्पैम और पूछा है कि अकाउंट A2 से आया हो। तो देखो ना, स्पैम अकाउंट A1 से आने का प्रोबेबिलिटी कितना हो गया, 0.7 इंटू 0.01, ये कितना हो गया 0.007। इधर हो गया 0.2 इंटू 0.02, ये आ गया 0.004। इधर आ गया 0.10 इंटू 0.05, ये हो गया 50, 1 2 3 1 2 3 4। सबको सम कर दो, 0.0549716 0.0, ये हो गया प्रोबेबिलिटी ऑफ स्पैम। और थ्रू सेकेंड अकाउंट इज दिस वन, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ A2 सेकेंड अकाउंट एंड स्पैम, एंड हेयर प्रोबेबिलिटी ऑफ स्पैम बाय एनी ऑफ द अकाउंट। तो ये आ गया 0.004 बाई 0.016, ये गया 1/4। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2, components of a certain type are shipped to a supplier in a batch of 10. Batch 10 का है, suppose that 50% of all such batches contain no defective components. 50% means no defective components, probability is 0.5. 30% contain one defective component. okay. इसका मतलब है कि ब्रांचेस बन रहे हैं, नो डिफेक्ट 0.5, नो डिफेक्ट 0.5, A1 A0, A1 मतलब contain one defective component 0.3, contain two defective A2, that is 0.2, 20%. Two components from a batch are randomly selected and tested. What are the probabilities associated with 0, 1, 2 defective component being in the batch under the condition that one of the two tested component is defective? That means one of the two tested component is defective. मतलब कम से कम एक तो डिफेक्टिव है ही बच्चे। अब वो एक डिफेक्ट वाला है या दो डिफेक्ट वाला है पता नहीं है, ध्यान से सुनो। So condition that one of the two tested component is defective. What are the probabilities associated with 0, 1, 2 defective components being in the batch? अब देखो क्या क्या हो सकता है बैच में। दो लिए गए, टू कंपोनेंट्स फ्रॉम अ बैच आर रैंडमली सिलेक्टेड। दो कंपोनेंट लिए गए हैं, 0, 0 वाला नॉट पॉसिबल, नॉट पॉसिबल। क्यों? क्योंकि नो डिफेक्टिव हो ही नहीं सकता, दिया हुआ है उसमें नो डिफेक्टिव नहीं हो सकता है। 0 और 1 डिफेक्टिव हो सकता है, 0 और 2 डिफेक्टिव हो सकता है। ठीक है, 0 और 2 डिफेक्टिव हो सकता है, या फिर 1 और 2 डिफेक्टिव हो सकता है। One of the two tested component is defective. One of the two tested component is defective. And what about the other? दूसरा क्या नॉन डिफेक्टिव दिया हुआ है? ऐसा तो कुछ नहीं दिया हुआ है। ना सी, इधर डिफेक्टिव होने का प्रोबेबिलिटी हो गया 0, इधर डिफेक्टिव होने का हो गया। A1 कह रहा है 30% कंटेन वन डिफेक्टिव कॉम्पोनेंट। वन डिफेक्टिव यानी 1/10, क्योंकि बैच में जो है वो 10 है। शिप्ड इन अ सप्लायर इन अ बैचेस ऑफ 10। इधर भी 1 कितना है, 2 डिफेक्टिव कॉम्पोनेंट्स, सो 2/10 फॉर डिफेक्टिव। अब ध्यान से सुनो, इसको हटाओ। अब इन्होंने कहा है कि फाइंड द प्रोबेबिलिटी, व्हाट आर द प्रोबेबिलिटीज एसोसिएटेड विथ 0, 1 एंड 2 डिफेक्टिव कंपोनेंट्स। मतलब प्रोबेबिलिटी फॉर 0, प्रोबेबिलिटी फॉर 1 and probability for 2 when being in the batch under the condition that one of the two tested component is defective. One of the two tested component is defective का मतलब है one of the two is defective. That means A1, here A1, here A1। इसका सीधा सा मतलब नहीं हो गया कि एक तो डिफेक्टिव है ही बच्चे। इधर सुनो, इधर डिफेक्टिव है, तो फिर A0 के होने की प्रोबेबिलिटी, नो डिफेक्टिव होगा सेकेंड वन, फिर A1 के होने की प्रोबेबिलिटी जब ऑलरेडी डिफेक्टिव हो चुका है
A2 के होने की प्रोबेबिलिटी जब डिफेक्टिव हो चुका है, डिफेक्टिव होने की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी 0.5 इंटू 0 हेयर कितना हो गया 0.3 इंटू 0.1 0.03, यहाँ पे कितना हो गया 0.2 इंटू 0.2 दैट इज 0.04, सबको सम करेंगे तो 0.07, ये हो गया प्रोबेबिलिटी ऑफ बीइंग डिफेक्टेड। तो अब यहाँ पर देखो ना A0 से आ रहा है डिफेक्टिव, A0 और डिफेक्टिव, देखो तो इसमें हो जाएगा 0/0.070, इधर क्या हो जाएगा जब इसमें कोई डिफेक्टिव ही नहीं है A1 में तो दूसरा डिफेक्टिव आने का भी प्रोबेबिलिटी 0 ही हो गया। और जब डिफेक्टिव आ चुका है तो A1 का मतलब 0.03/0.07 यानी कि 3/7, और इधर 2 डिफेक्टिव होने का हो गया 0.04/0.07 यानी कि 4/7, यानी जब डिफेक्टिव हो चुका है तब 2 डिफेक्टिव आने की प्रोबेबिलिटी, जब डिफेक्टिव हो चुका है तो 1 डिफेक्टिव आने की प्रोबेबिलिटी, जब डिफेक्टिव हो चुका है तो फिर नो डिफेक्टिव आने की प्रोबेबिलिटी। ठीक है, तीनों निकाल लिया हम लोगों ने। अब है क्वेश्चन नंबर 3A। स्टार्टिंग एट अ फिक्स टाइम द जेंडर ऑफ ईच न्यू बॉर्न चाइल्ड इज ऑब्जर्व, ये बर्नौलीज वाला क्वेश्चन है बच्चे, ये किया हुआ है हम लोगों ने। इज ऑब्जर्व्ड एट अ सर्टेन हॉस्पिटल अंटिल अ बॉय इज बॉर्न, लेट पी द बॉय इज बॉर्न, पी क्या है बॉय की प्रोबेबिलिटी है, तो गर्ल की प्रोबेबिलिटी कितनी हो गई 1 माइनस पी हो गई गर्ल की। Assume that the successive births are independent, let random variable x number of birth up to and including that of the first boy। तो देखो ना x क्या हो जाएगा, ध्यान से सुनना मेरी बात। हो सकता है आपके सैंपल स्पेस में कि पहले बार में ही बॉय आ जाए तब तो काम खत्म, अगर गर्ल बॉय आया, गर्ल गर्ल बॉय आया, गर्ल 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 बॉय आया, इस तरीके से तो चलता रहेगा, इसका तो कोई अंत ही नहीं है। पहली बार में अगर बॉय आया तो x इज इक्वल टू 1, इधर x इज इक्वल टू 2, इधर x इज इक्वल टू 3, ध्यान से सुनना। जब x इज इक्वल टू 2 है तो p और 1 माइनस पी, इधर 1 सॉरी p टू द पावर 2 क्योंकि 2 बार गर्ल हुआ, ओ जस्ट 1 माइनस पी टू द पावर 2 और एक बॉय का, इधर देखो x इज इक्वल टू 4 है तो 1 माइनस पी क्यूब हुआ और लास्ट में एक p। इसी तरीके से अगर PMF की बात हो रही है, अगर x नंबर ऑफ चाइल्ड देखा गया है, 4 था तो एक कम और फिर एक p, तो 1 माइनस पी टू द पावर x माइनस 1 इंटू पी, एक्स इज इक्वल टू 1 2 3 अप टू इन्फिनिटी एंड 0 अदरवाइज। ये हो गया इसका PMF, ये हो गया इसका PMF। फाइंड द प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन PMF ऑफ x, डिटरमाइन द क्यूमुलेटिव, क्यूमुलेटिव निकालना है तो इसको सम करना पड़ेगा, 1 माइनस पी टू द पावर x माइनस 1 और p। ये लगभग हर साल ही पूछा हुआ है, ये लगभग हर साल पूछा हुआ है। p को बाहर ले लिए, समेशन 1 माइनस पी टू द पावर x माइनस 1, एक्स इज इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी, इन्फिनिटी नहीं है ये 1 टू x है, ये x तक जा रहे हैं। ठीक है, काउंटिंग कहाँ से कहाँ तक जा रही है, x से जा रही है x तक, या रैंडम वेरिएबल y ले लो या कुछ भी ले लो, फर्क नहीं पड़ता है। अब देखो इधर इस पे अगर 1 डालोगे तो 1 माइनस 1 1 मतलब पावर 0 तो 1, 1 माइनस पी, 1 माइनस पी का स्क्वायर से लेकर के 1 माइनस पी टू द पावर x माइनस 1 तक सम होगा। p तो बाहर में है ही, इधर हो गया फर्स्ट टर्म, फिर एस एन क्या होता है a 1 माइनस आर टू द पावर n अपॉन 1 माइनस आर, ये हो गया फर्स्ट टर्म 1 माइनस पी टू द पावर n अपॉन 1 माइनस पी। देखो ना 1 1 कैंसिल हो गया, p बाई p, 1 माइनस पी टू द पावर n, p भी कैंसिल हो गया, तो कैपिटल एफ एक्स इज इक्वल टू क्या आ गया 1 माइनस पी टू द पावर n, n और x कहाँ से कहाँ तक जा रहा है, n है या x है, ये x है ना, x, n कहाँ से आ गया x, जस्ट वेट, x कहाँ से कहाँ तक जा रहा है 1 2 3 से लेकर किस तरीके से। ठीक है, तो ये हो गया हमारा CDF। क्वेश्चन नंबर 3B, let the random variable be defined as x is equal to 1
इफ़ अ रैंडमली सिलेक्टेड व्हीकल पासिस एन एमिशन टेस्ट एंड दो ही केसेस हैं बच्चे, या तो x1 है या फिर 0 है. Assume that the probability mass function of this variable is p1 is equal to p. px is given. px is given here p and here 1 minus p. जब दो ही केस है तो एक का p है तो दूसरे का 1 minus p होगा ही होगा. Name the random variable. Compute e of x square. Show that vx is equal to p1 minus p. तो पहले ex भी तो निकालना पड़ेगा, तो x into px निकालेंगे. x into px निकालेंगे तो p और 0, फिर निकालेंगे x स्क्वायर into px, तो p और 0. यहाँ पर ex करेंगे तो वो भी p, सॉरी मुझे ex लिखना था, और यहाँ पर e ऑफ x स्क्वायर करेंगे वो भी p. तो इसका वेरिएंस क्या हो जाएगा, 0 आ जाएगा. x स्क्वायर इंटू पी एक्स. ठीक है, तो वेरिएंस क्या आ जाएगा बताना, e ऑफ x स्क्वायर माइनस ई ऑफ x होल स्क्वायर, इसलिए 0 नहीं होगा, p माइनस पी स्क्वायर आ जाएगा, p इंटू 1 माइनस पी. ये आ गया वेरिएंस. ठीक है, और भी कुछ पूछा है, शो दैट वेरिएंस इज इक्वल टू, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है. क्वेश्चन नंबर 3 का सी. फॉर एनी रैंडम वेरिएबल x ex इज इक्वल टू 5. ex हमें दिया हुआ है 5, e ऑफ x इंटू एक्स माइनस 1 दिया हुआ है 27.5. पहले में पूछा है e ऑफ x स्क्वायर निकालो. इजी है, बस थोड़ा सा ये करना है, दिमाग लगाना है. e ऑफ x इंटू एक्स माइनस 1 इज इक्वल टू 27.5. इसको पूरा एक्सपैंड कर दो तो e के अंदर में क्या आ गया, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स इज इक्वल टू 27.5. ये आ जाएगा e ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ई ऑफ एक्स इज इक्वल टू 27.5. ई ऑफ एक्स तो 5 दिया हुआ है, ई ऑफ एक्स स्क्वायर उधर जाएगा तो 27.5 प्लस 5 हो जाएगा, यानी 32.5. ठीक है, सेकेंड वी एक्स निकालना है, तो वी एक्स हो जाएगा बच्चे ई ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ई ऑफ एक्स का होल स्क्वायर. ई ऑफ एक्स स्क्वायर कितना है, 32.5 माइनस ई ऑफ एक्स इज हाउ मच, 5. 5 का स्क्वायर 25 चला जाएगा तो 7.5 आ गया वेरिएंस ऑफ एक्स. फिर पूछा है थर्ड में वेरिएंस ऑफ 2x प्लस 3. सो बाय रूल वी नो डैट 2 का स्क्वायर हो जाएगा इंटू वेरिएंस ऑफ x. तो 4 इंटू 7.5, 7.5 टू जा होता है 15, 15 टू जा होता है 30. ठीक है, तो ये हमने कर लिया क्वेश्चन नंबर 3 तक. अब करेंगे बच्चे नेक्स्ट 2023 मार्च का जो पेपर है, इसमें करेंगे क्वेश्चन नंबर 4A ऑनवर्ड्स. दिस इज फॉर मैथ्स ऑनर्स सेम 1 प्रोबेबिलिटी एंड स्टैट्स पेपर है हमारा. ठीक है, 4A से करते हैं नेक्स्ट क्लास में. अभी तक के लिए इतना ही. टिल देन बाय 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 बाय.